अभी बनफूल परिवार नाम की संस्था है, उसकी कार्यकर्ता है। और मैं अभी जो भी बताने जाऊँगी मैं अकेली नहीं करती हूँ। स्वाभाविक रूप से हम सब मिल के ही ये सब काम करते हैं। और जो हम स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं मेरे अनुभव बताऊँ। वैसे देखा जाए तो मैं और मेरे पति हम लोग 1990 में बस्तर आए। और बस्तर में जो उस समय जो काम हमारी संस्था की ओर से किया गया था, उसके अनुसार कुछ संगठन का काम, इनके तरफ स्वास्थ्य का काम और मेरे तरफ महिलाओं का काम था। तो जो मेरे साथ महिला कार्यकर्ता यहाँ की जो स्थानिक कार्यकर्ता दीदियाँ थी, उनके साथ ही मैं काम करती थी। तो हमने छात्रावास शुरू किया और उसके बाद फिर बाकी भी काम हमारा गाँव-गाँव में महिला समिति बनाना, ग्राम समिति बनाना, जो महिलाएँ आई थी उनको अपने समाज के बारे में, अपने जो भी समस्याएँ हैं उसके बारे में बताना, ऐसा सब काम हमने शुरू किया। कुछ तो ऐसी बीमारियाँ में कि जो जिसका इलाज डॉक्टर के पास है और वो जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए। लेकिन ये हमारे ध्यान में आया कि इन लोगों को कहाँ जाना ये मालूम नहीं है, क्या करना है ये मालूम नहीं है, जो बताया गया डॉक्टर की ओर से वो भी मालूम नहीं है। फिर वो मेडिकल कैंप में हमने चालू किया कि रेफरल जो पेशेंट रहते हैं कि भाई ये पेशेंट को आपको लेडी डॉक्टर के पास मतलब स्त्री रोग करने के पास जाना है। ये हड्डी रोग वाला पेशेंट है। ये नाक कान और गले का जो डॉक्टर रहता है उसके पास जाना है। बाल जो बच्चे हैं उनको बात करने के पास जाना है। ऐसे हम उसका बाइफरकेशन करते थे और उनको हमारे कार्यकर्ता हम लोग सब शुरुआत में तो मैं और मेरे पति हम दोनों ही ले जाते थे। फिर धीरे-धीरे कार्यकर्ता जुड़ गए, वैसे इसमें और गति मिला। तो ये काम करते समय ध्यान में आया कि लोगों को बिल्कुल एकदम इतना डर रहता है। मैं एक घटना बताना चाहती हूँ कि हमारे मेडिकल कैंप में एक शांति करके है, बेंगलुरु गाँव है बारसूर से पास में, वहाँ की आई थी। वो आई थी उसका पूरा शरीर में ऐसी खुजली का मतलब पूरा शरीर पे छिलका त्वचा उसकी निकल गई थी और बहुत कमज़ोर थी। तो वो आई उसको जाँच किया डॉक्टर ने और उसको दवाई भी दिया। तो उस समय तो हमें लगा कि कमज़ोरी है। उस समय तो हम डायरेक्ट खून जाँच वग़ैरह जो अभी हम करते हैं हमारे मेडिकल कैंप में, उस समय नहीं कर रहे थे। तो वो जब हुआ तो उसको दवाई दिया और उसको विदा किया। फिर 1-2 बार वो मिल गए थे कि भई तुम्हारा कैसे है, क्या है? फिर भी बीमारी कम नहीं हुई, तो हमने सोचा कि उसको अपन डॉक्टर के पास ले जाएँगे। तो उस समय दंतेवाड़ा में तो ऐसे त्वचा रोग का कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए जगदलपुर ले जाने का सोचा। लेकिन वो लड़की आने के लिए ही तैयार नहीं। उस समय वो केवल 13-14 साल की थी। वो बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं, उसकी सौतेली माँ, घर में देखने वाले कोई नहीं, वो माँ की मतलब माँ-पिता भी थे, लेकिन वो अपने में एक तो वो पीने वाले और वो अपने में ही व्यस्त थे, उनके छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उसी में उनका ध्यान था। ये बेचारी घर में जितना भी है काम करती थी। ऐसे ही 3-4 साल गए। हम लोग कभी मिलते थे, उसको मैंने हमारे आश्रम में रहने के लिए भी बताया कि बेटा तुम यहाँ रहो, यहाँ 3-4 महीना रहोगी, अच्छा से दवाई खाओगी, तो तुम ठीक हो जाओगी और बाद में तुमको मतलब अच्छा लगेगा घर में। लेकिन वो मानी नहीं क्योंकि हमने बाद में सुना कि उसकी माँ उसको जाने देना तैयार नहीं थी। तो इसीलिए वो भी असहाय थे। और ऐसे ही फिर जब कभी जाते थे तो गए तो देखा कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना दुःख हुआ मुझे, मैंने सोचा कि ये तो अपनी गलती है कि हमने ही उसका ज़्यादा फ़ॉलो-अप नहीं दिया और उसको आग्रह के साथ हमारे कार्यकर्ता के साथ ले ज़रूर चाहिए था। तो मैंने ये सभी कार्यकर्ताओं के सामने विषय रखा। ये मान के चलते हैं कि ढाई आथर प्रेम का ये कबीर का दोहा हम बोलते हैं, हम सबको बताते हैं कि ऐसा हमको प्रेम के साथ संबंध चाहिए, उसका जो दुःख है वो अपना दुःख मानना है। ये अगर बात है, तो ये अब शांति को कैसे छोड़ दिए हैं? तब फिर कौन तैयार होगा उसके साथ जाने के लिए? तो हमारे यहाँ जो मोंडो नाम की कार्यकर्ता थी वो तैयार हो गई कि नहीं भाभी इसको हम अस्पताल में ले जाएँगे क्योंकि उसका साथ देने वाले कोई नहीं थी। पूरे गाँव में हमने चर्चा किया था। सरपंच के साथ चर्चा किया और भी लोगों के साथ चर्चा किया। उसके बाकी रिश्तेदार थे, कोई तैयार नहीं था। तो ये मोंडो हमारी तैयार हो गई और उसको हम उस समय संयोग से बीजापुर में बहुत अच्छे नेत्र तज्ञ थे सर्जन। तो उनको संपर्क किया और वहाँ के कलेक्टर साहब से भी हमारा संपर्क हुआ था। तो उन्होंने बताया नहीं आप बिल्कुल लाइए और ऐसे किसी भी पेशेंट को आप लाएँगे तो यहाँ पर पूरा उपचार होगा।
फिर हम लोग उसको मतलब मोनो और हमारा और एक कार्यकर्ता है चित्तूराम, और वहाँ पर उसका दोनों आँखों का एक बार हुआ, फिर 2 महीना के बाद फिर दूसरा। ऐसा दोनों आँखों के ऑपरेशन हो गए। लेकिन वो मतलब इतना अच्छा रहा उसके लिए कि वो ऐसा करके घर में इधर उठ खड़ा भी नहीं हो पाती थी, इतना वो कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि उसने मल्टीविटामिन, आयरन ये सब खाना चाहिए, उसका सिकल से टेस्टिंग किया था, सब कुछ हमने किया था। लेकिन चूँकि उसका तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं घर के लोग, इसीलिए वो इस प्रकार से उसको रहना पड़ा था। ये ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक हो गई। बस अभी उसके लिए जो स्क्लेरोसिस का जो उसको जो तकलीफ है, वो तकलीफ अभी भी है, और हम बीच-बीच में उसके साथ अभी संपर्क में हैं, उसको दवाई देते हैं, और वो अभी मतलब अपना-अपना काम ढंग से कर पा रही है, कम से कम देख पा रही है। तो 16-17 उम्र में मोतियाबिंद जैसे बीमारी होना, ये कितनी गंभीर बात है, और ऐसे ही गंभीर बातें हमको बहुत सारे समय देखने को मिली। तो ये इसके इसके पीछे एक कारण ध्यान में आया, मेन कारण है कि खून की कमी, कमज़ोरी। ये जो है, ये जब तक हटेगा नहीं, ये जब तक कम नहीं होगा, कब तक बीमारियाँ कम नहीं होगी। तो ये खून की कमी के कारण भी तो बहुत है, जैसे मलेरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मुख्य है पोषण की कमी है, कृमि है, बच्चों के पेट अपन देखते हैं कितने बड़े-बड़े पेट लेके बच्चे घूमते हैं। तो ये जो जितने भी केसेस हमको मिलते हैं, और हमने जब ये पोषक आहार का कार्यक्रम चालू किया ना, उसके पीछे यही कारण है कि हम बच्चों से शुरुआत करेंगे। जब छोटी पीढ़ी को हम अगर शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वो जब आगे जाके, क्योंकि ये पीढ़ी अगर सशक्त बनेगी, पोषित बनेगी, सुपोषित रहेगी, तभी वो आने वाली पीढ़ी को भी सुपोषित बना पाएँगे। ये ध्यान में आया, तो इसके लिए हमने उसमें काम करना चालू किया। उसमें भी ऐसा नहीं हुआ, हमारे जगदम्बा को लेके ऐसे ही हमारे मेडिकल कैंप में उसके माँ-पिता आए थे। वो बच्चे डॉक्टर के पास जाने के बाद बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि हाँ, बैठूँगी ही नहीं, और वो हाथ-पैर जलने लगी, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। फिर डॉक्टर के ध्यान में आया कि इसको बीमारी क्या है, कुछ नहीं, बुखार है। फिर उन्होंने बताया कि इसकी खून जाँच करो। तो खून जाँच करने पर पता चला कि 6.1 ग्राम उसका खून है। तब ध्यान में आया कि इसको खून की कमी है। तो खून की कमी के लिए फिर उसको बाकी दवाई तो बुखार के वगैरह दे ही दिया, जो भी उसको बीमारी थी। लेकिन उसकी माँ को समझाया गया, और हमारा जब उस गाँव में जब हमारा मेडिकल कैंप पोषक आहार योजना चालू हो गई, उसमें वो बच्ची को भी ले लिया गया, क्योंकि तुरंत ही हमने चालू किया, और वो बच्ची को लेने के बाद आज हमें बताने में बहुत आनंद होता है कि वो बच्ची एकदम हँसते-खेलते, मतलब उसके चेहरे पर जो एक स्ट्रेस था, एक आनंद नाम की कोई चेहरे पर चीज़ ही नहीं थी। हमेशा उसका चेहरा त्रस्त, किसी न कुछ दबाव है चेहरे पर, इस प्रकार का चेहरा था। जिसको चिड़चिड़ापन बोलते हैं ना, वो चिड़चिड़ापन खून की कमी से होता है। हमको ये पता ही नहीं था। तो ये कार्यकर्ता भी हम उसमें से सीखते गए। फिर बच्चों का जो भी एक हमारा तरीका रहता है कि पूरा उनको पहले डीवर्मिंग देना होता है, क्योंकि जो कृमि है, वो कृमि भी तो काम करती है उनकी कमी करने में। मलेरिया को ट्रीट करना पड़ता है कि मलेरिया ये बच्चे को आए ही नहीं, या आए तो तुरंत उसका यानी प्रोफिलैक्टिक जो है वो भी उसको देना पड़ता है। तो ये पोषक आहार देने के बाद वो 6 महीना के बाद फिर हम जब मिले गए, तो जो बच्चों को वो पिताजी ने बताया था, हर एक माता-पिता को हमारे पोषक योजना में जितने भी बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं, सबका हम केस हिस्ट्री लेते हैं। यानी पहले कितनी बार बीमार था, पहले उसका कैसा था। तो 7-8 बार वो मलेरिया से पीड़ित, साकार में ऐसे साल भर में, हाँ, साल भर में फिर कम से कम 8-10 बार मांत्रिक के पास लेके गया। सर्दी-खाँसी का तो गिनती ही नहीं है, इतने मतलब सर्दी-खाँसी हमेशा ये बच्चे को रहती है। लेकिन ये 6 महीना में जैसा ही आपने ये सब चालू किया, ये 6 महीना में केवल 1 बार उसको सर्दी-खाँसी हुई है, और 1 बार मलेरिया हुआ है। ये जब उसको मतलब उन्होंने बताया, तो हमारे ध्यान में आया कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन केवल पोषक आहार देने से होगा क्या? पोषक आहार देने से नहीं होगा। अपने इधर जो-जो मिलता है, मेरे गाँव में, मेरे खेती में, मेरे आजू-बाजू घर में मैंने जो लगाया है, उसमें क्या-क्या मिलता है, वही सब मुझे इस्तेमाल करना है। जब भी कभी हम जाते हैं ना, किसी को भी पूछेंगे कि क्या कैसे है बच्चा, ऐसा-ऐसा हुआ है। अच्छा बच्चे ने क्या, आप लोग क्या भोजन किए हैं आज? हाँ, चावल।
और लौकी का सब्जी। अच्छा, फिर रात को क्या खाया? चावल और खट्टा भाजी, यानी जीरा पुल्ला, ईटा पुल्ला, वांगा पुल्ला। इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। दाल तो बिल्कुल नहीं है। छात्रावास में भी मैं देखती हूँ तो दाल खाने के लिए बच्चों को हमको बोलना पड़ता है, नहीं इसको दाल परोसो, ये सूखा भात खा रही है, इसको दाल देना ही चाहिए। सबको दाल का पानी थोड़ा थोड़ा लेंगे, लेकिन दाल कोई भी नहीं खाएंगे। तो ये दाल अपने प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। चना हमको सोसाइटी से मिलता है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अंकुरित चना अगर खाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ खाएंगे, तो आपकी सेहत अच्छी बनेगी। ये ऐसे सब बातें उनको बताते हैं। समय था कोरोना का। अब कोरोना में तो कहीं जाना आना नहीं है, ज्यादा ये करना नहीं है, कहाँ से। फिर हमारे जो चंद्रेश भाई है वहाँ के विधायक के, वो उनको हमने फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा ये मरीज है, उसको जाने के लिए तैयार हुआ है और ऑपरेशन के मतलब बहुत जरूरत है। और वो मतलब एकदम स्ट्रांग है, विल पावर उसकी अच्छी है, तो वो दादी के हम भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है क्या? तो बोले नहीं बिल्कुल ताई जी आप चिंता मत कीजिए, हम उसका पूरा करेंगे, तो आप इसको भेजिए। फिर कन्वेंस की मदद से वहाँ पर सब सुविधा होगी। अब इसको ले जाने का है, ले जाना है तो गाड़ी वाले तो कोई ये नहीं करेंगे, सोने नहीं देंगे। और अगर उसको पेशाब के लिए किसी के लिए उठना है, तो वो उठ के जा भी नहीं सकता। उसको तो पूरा उधार के कब तक बाकी पैसेंजर रुकना चाहिए, नहीं तो गाड़ी वालों को चिल्लाएंगे अरे क्या चल रहा है बोल के। तो इसको एम्बुलेंस में ही ले जाने का निश्चित हुआ। तो एम्बुलेंस के लिए फिर हम गवर्नमेंट के पास गए, तो गवर्नमेंट ने तो हमको घास नहीं डाली, वहाँ के बीएमओ और बाकी सभी लोगों ने। तो बोले नहीं ऐसे एक-एक पेशेंट के लिए कहाँ हम देंगे ये वो। तो उस समय जो बीजापुर के कलेक्टर थे, वो बीजापुर जिला का गाँव आता है। तो बीजापुर के जो कलेक्टर थे उनसे तो हमारा संपर्क नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो सीईओ करके वेंकट करके भैया हैं, वो जो वहाँ पर काम किए, वो उनसे हमारी रायपुर में बातचीत हो गई और उन्होंने फिर कलेक्टर साहब को बताया कि भई इस प्रकार से आपको ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनको पूरा का पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने समझाया होगा अपने ढंग से। फिर एकदम हम संपर्क, तो ये तो कलेक्टर साहब बोले रहे, "अरे नहीं-नहीं आपको तो हम लोग जानते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सुविधा देंगे।" फिर वो राजेश को हम लेके रायपुर में गए, वो एम्बुलेंस छोड़ के आई। आश्चर्य की बात ये है, वहाँ पर जाते समय मैंने समझाया कहा कि देखो आपको वहाँ पर तुरंत मतलब सादा खून जाँच लेने के लिए भी 8 दिन लग सकते हैं। कितना दिन लगेगा बता नहीं सकती। इतना अपन मेहनत करके आपका स्ट्रॉन्ग आपकी इच्छा है एकदम, तो इसलिए हम ले जा रहे हैं, लेकिन आपको भग के नहीं आना है। क्योंकि हमारा अनुभव तो यही था। पहले-पहले तो ये अनुभव था। जिस किसी को पेशेंट को दे देंगे, तो वहाँ का वातावरण, क्योंकि जिसको गाँव में रहने की आदत है, पूरा खुले में रहने की आदत है, मच्छर भी ज़्यादा नहीं है, ऐसे गर्मी की जगह एक ही कमरा में ना इधर जाना है, ना उधर जाना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे में कहाँ से कैसे होगा उनका, मतलब उनका मन भी नहीं लगेगा। तो उनको कभी-कभी लगता होगा अरे यार छोड़ो वो बीमारी में मर जाएँगे, लेकिन ये मच्छर में नहीं रहेंगे। ऐसा ही बड़े सब हमको हमसे के साथ बात कर देती। तो वो बोला नहीं मैडम मैं ज़रूर ऐसा सब करूँगा। और सही में पूरा 2 महीना उसको रहना पड़ा, लेकिन वो एकदम ईमानदारी से उसने वहाँ पर किया। और गनीमत उसका नसीब कितना अच्छा था कि उसको वहीं पर अपने एक बस्तर का डॉक्टर साहब मिले जो उसका ऑपरेशन करने वाले थे। इसीलिए और खुशी हुई उसको कि भई चलो, तो उन्होंने उसके फ़ोन पर बताया हमको। कि जब जिस दिन गया ना, उस दिन तो हालत ऐसी थी कि रात को 11:30 बजे पहुँचा और वो जो एम्बुलेंस वाला था, उसने उसको छोड़ा, सामान उतार दिया और उल्टा आया। वो वहाँ अंदर क्या करना है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसने खाने नहीं, पेशाब तक के लिए नहीं रोका। मतलब मानवता नाम की कोई चीज कभी-कभी सिस्टम में नहीं रहती है ना, वो इसका अनुभव ऐसे आता है। तो वो फिर 11:30 बजे उसका फ़ोन आया हमको, या मेरे को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, सब बंद है, ऐसा है, वैसा है, तो क्या करेंगे? तो हमने कहा, "बेटा हमारे सामने भी अभी कुछ ऐसा नहीं है और भई ये तो मतलब आपको आज ऐसा ही सोना पड़ेगा।" फिर चंद्रेश को भाई को फिर फ़ोन किया, जो मैंने बताया जभी, वो सब व्यवस्थाएँ हो गई और उनको सुचारू रूप से हुआ। खुशी की बात ऐसी है कि जब वो वापस आया
और अच्छे से सब हुआ, उसका फिर हमने चलते समय का एक वीडियो भी बनाया नया। तो ये सब होने के बाद उसका एक 2-4 महीने के बाद जब उसका फ़ोन आया कि सर मैं बारसोल आना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि क्यों रे क्या हो गया? और कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नहीं मैं आपसे आपको देखना चाहता हूँ। मतलब ये जो एक पेशेंट जब आपके साथ जुड़ जाता है मन से और अपन भी पेशेंट के साथ मन से सब जुड़ जाते हैं तो यही चित्र होता है कि भाई आपको मैं मतलब देखना चाहता हूँ। फिर वो आया, मिला, अभी भी उसका अच्छा से संपर्क है। ये 2021-22 की बात है और उस अभी भी संपर्क है। वो अभी दुकान खोला है, एक फ़ोटोग्राफ़ी का है और एक इलेक्ट्रीशियन का उसने कोर्स भी किया सुकमा में। तो ये उसका मतलब मन में जो है, जो भी हमारी बातचीत होती थी ना, उसमें उसको उसने प्रेरणा ली कि नहीं, मुझे मतलब ये जो जीवन मुझे फिर से दोबारा अच्छा खड़ा होने का मिला है, तो मैं, मेरा घर, मेरे माँ-पिता इन सबको मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो ये ऐसे राजेश जो है ना, ये जगह-जगह खड़े होने हैं। और मेरा ये आप सभी लोगों से यही एक अपील है यहाँ कि ये ऐसे जो काम है ना, इसमें हमको बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है? अपनी एक ज़िंदगी है, मेरी पढ़ाई है, मेरा कुछ सर्विस है, मैं द काम भी ढूँढ रहा हूँ, ये तो सब है ही। लेकिन मेरे समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं भी अगर ऐसे कुछ करूँगा, तो मुझे जो आनंद मिलेगा और उसकी जो एक दुआ है, उसका जो एक हमारे साथ आशीर्वाद है, हमारे लिए जो शुभेच्छा है, वो ये है, उसके कारण हमारा जीवन भी सुखदायी बनेगा। तो हमारे बस्तर में ये जितने भी हमें शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र क्षेत्र में हो या और भी किसी के क्षेत्र में हो, अभी मैं जितने भी घरों में जाती हूँ ना गाँव में, कोदो कुटकी तो दूर मंडियाँ भी नहीं लगाते हैं। मंडियाँ अभी नहीं कहीं-कहीं उगा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका कहना है, "अरे क्या करेंगे? 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ने जाते हैं या फिर आंध्र में कहीं काम करने जाते हैं, खेती में काम कोई करना नहीं चाहता है।" ये सुन के बहुत दुःख लगता है कि भई हमारे पास जो है, उसको हम छोड़ के जो हमारा नहीं है, उसके पीछे हम दो मतलब भाग रहे हैं। तो ये बातें जो है इसको समझने की बहुत आवश्यकता है और मुझे ऐसा मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को एक आह्वान करती हूँ कि ये जो हमारा वनफुल परिवार का काम चल रहा है उसको आप जरूर सहयोग देंगे और ये जो राजेश है, शांति है, ऐसे हजारों केसेस है क्योंकि अभी तक हमने कम से कम 125 तक मेडिकल कैंप लिए हैं। हर मेडिकल कैंप में कुछ ना कुछ नया नया कहानी है। आप लोगों के बस इतना अपील है कि जो भी आपको कभी और ये भी एक है कि आपको ऐसे कोई मरीज मिले तो आप ज़रूर हमारे पास आइए। बाद में आपको यहाँ से नंबर वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए क्योंकि सही सलाह कि कहाँ पर जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सभी जब सही सही पर मिलेगा ना सलाह, तब तो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होगी। तो इसके लिए मेरा फिर आपसे सभी से निवेदन है कि हम सब मिल के प्रयास करें और आप हमारे प्रयासों को साथ देंगे, इतना ही कह के मैं विदा देती ही